जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, एफएससी का ये टॉपिक जो मेजरली हमने यहाँ पे पढ़ना होता है उसमें हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है डेरिवेशन है। मैथमेटिकल पोर्शन हमने करना आज, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ revolving electron in nth orbit। nth ऑर्बिट का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, n का मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑर्बिट है, सिक्स्थ ऑर्बिट है, जो सा भी है वो n होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट से उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो nth का मतलब एनी ऑर्बिट, क्लियर, पहला दूसरा जो भी है, हर रेडियस की, हर जो है वो शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसकी एनर्जी, हम अपना रेडियस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फिर हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग रेडियस फाइंड करें। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस फ्रॉम सेंटर से जो भी लेंथ होगी वो हम लोग इंशाल्लाह नोट करेंगे। कैसे हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी सारी डेरिवेशन यहाँ पर मौजूद है, एक्सप्लेन्ड वे में होगी, इसीलिए इसे जरा डिटेल से हमने समझना है। तो सुनिएगा, हम कहते हैं लेट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, इसका मास क्या है m, is moving with velocity v, जो v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, एंड है चार्ज E, उसके ऊपर चार्ज क्या है, E है। इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस हैविंग Ze प्लस चार्ज, तो उसके ऊपर Z चार्ज है ना, इसके ऊपर E नेगेटिव कह लो, इसके ऊपर क्या कह लो, T पॉजिटिव कह लो। Attracted by nucleus having Ze positive charge by Coulomb's force। कूलम्स लॉ है ना, वो अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, तो वो उस फोर्स के जरिए जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, एंड गोइंग आउटवर्ड विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब समझना है। फिर मैं बाकी चीजें इसकी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने जस्ट इसमें ये कहा है कि उसका मास क्या है m, ओके, चार्ज क्या है उसके ऊपर E नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है v, और जिस न्यूक्लियस ने उसे अट्रैक्ट किया उसके ऊपर चार्ज क्या है c। अब दो चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की, वो अगले लम्हे में एक्सप्लेन करूंगा, एक कूलम फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस है और एक गोइंग आउटवर्ड का मतलब होता है कि बाहर जा रहा है, यानी कि अट्रैक्शन के उलट जा रहा है। ये दो चीजें हमने एट अ टाइम देखनी है। ओके, अब जरा यहां पे समझने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन है सपोज टू बी सर्कुलर ऑर्बिट, हम उसे समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें ये बात क्लेरिफाई हो जाए। ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, बोहर के मुताबिक जो हमने पढ़ा है अभी ताजा ताजा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है,
ओके दैट्स गुड, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। सर्कुलर वे से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, ये हम लोग क्या लेते हैं, ये इसकी सर्कुलर मोशन है, इधर को ये जा रहा है, सही है। अब आपको पता है ये डाउनवर्ड क्या रखता है, मैस, यानी कि अगर ये नीचे को इसके जो लग रहा है वो क्या है, मैस है, इसके ऊपर चार्ज है ई नेगेटिव, जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसे क्या कहते हैं, वी। ओके, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स गुड। इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मजे की बात है, वो है जी जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक डिराइव्ड फॉर्म में पहले ही उसने बता दी कि ये इसके बराबर है, ठीक है। ये कहां से आएगी, कैसे डिराइव हुई, ये चीज अभी हमने नोट करनी है, ये चीज इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन कि हमने इसे कैसे डिराइव करना है। ओके, एक बात हमें ये समझ आ गई। फिर ये जो अगर इनवर्ड लगा रहा है फोर्स, तो ये आउटवर्ड भी तो लगा रहा होगा ना, आउटवर्ड लगाकर क्या इसने साबित करना वो भी मैं बताता हूं। अब देखें, जो इधर फोर्स है उसे कहते हैं सेंट्रीफिगल फोर्स, असल में जो सेंटर की तरफ खींचे उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी कि ये न्यूक्लियस की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, Ze पॉजिटिव, E पॉजिटिव चार्ज है और Z उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, वो चार्ज है। ओके, ये न्यूक्लियस इसे खींच रहा है किसके साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, और वो किसके साथ मैंने शो कर दी, जी स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, के लिए अभी पढ़ते हैं कैसे आया। अब दूसरा ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, वो है mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r। अब ये बड़ी मजे की बात है, देखो जैसे एक कोई हम पार्टिकल को एक धागे के साथ बांध के यूं यूं घुमाते हैं, अब एक वो फोर्स है जो उसे खींच रही है सेंटर की तरफ, जो उसे जोड़ के रखे हुए, ठीक है। अगर सिर्फ अट्रैक्शन अट्रैक्टर देखो ना, ये मैं से खींचूं तो ये सीधी सेंटर की तरफ आ जाएगी, ये तो इलेक्ट्रॉन इधर गिर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अपना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूम रहा है, इसका मतलब उसकी जो इनवर्ड फोर्स है उसके ऊपर कोई आउटवर्ड फोर्स भी लग रही है जो उसे अंदर आने नहीं दे रही। तो आउटवर्ड फोर्स जो सेंटर से दूर ले जा रही है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इनवर्ड फोर्स है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी वगैरह का चक्कर हो तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चक्कर है तो उसे सिंपल क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया हुआ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इसका मतलब है, जरा सुनिएगा, चंद चीजें हैं मैं क्लियर कर दूं इधर ही, ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो। E किसे कहते हैं, Z किसे कहते हैं, उसके बाद हमारे पास M क्या है, उसके बाद हमारे पास R क्या है, और हमारे पास यहाँ पे V यूज हुआ है। ये चंद चीजें जो यूज हुई हैं वो इधर ही हम क्लियर करना चाहते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जाके उसके मसले में ना पड़े। देखो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। E सिंपल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पे हो प्रोटॉन पे हो जिस पे भी हो वो कहेगा। M ये हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। R जो हमने कैलकुलेट करना है रेडियस, ये कहां है, ये जरा सुनो। इसका मतलब ये और ये जो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। यही तो हमने फाइंड करना है, रेडियस कहते हैं, यही तो हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस से उस इलेक्ट्रॉन का फासला एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके दरमियान जो फासला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, जो डायमीटर का हाफ भी होता है वगैरह वगैरह। और v वो क्या है जी, वेलोसिटी कह लें, स्पीड कह लें, जिससे वो इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के गिर्द घूम रहा है, ठीक है जी। टॉपिक अब यहां पे दो चीजें हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एक यानी कि सेंटर की तरफ ला रही है और एक सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब हमें दोनों चीजों को समझ लेना है। पहले मैं एक बात कर लेता हूं
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपको पता है ना, mv स्क्वायर ओवर r है, सिंपल ये फार्मूला चाहिए। कहां से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम समझ लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हमें पता है क्या, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ attraction can be written as, देखिए अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा उसकी, डायरेक्ट मैं फार्मूले की तरफ गामजन होना चाहता हूं ताकि आप लोगों को उस फार्मूले से आगे डेरिवेशन की तरफ लाकर मेन पॉइंट पर खड़ा किया जाए। देखिएगा क्या मैं कह सकता हूं कि कूलम लॉ यही कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, वो Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्स के, यानी कि उनके डिस्टेंस जो दरमियान में होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके अट्रैक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितना उनके दरमियान फासला होगा अट्रैक्शन उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके क्या होगी, उलट होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो ये कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ है, उसके मुताबिक हम ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जब हम पढ़ते हैं और न्यूक्लियस में पढ़ते हैं तो अपना एक चार्ज है Q1, लेट्स सपोज दैट Q1 जो है हम लोग कह लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, E नेगेटिव। Q2 लाइक हम कह लेते हैं न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, Ze पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव है दूसरे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। दैट्स गुड, हमें पता चल गया, मसला ही हल हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू, Q1 की जगह लिखता हूं E नेगेटिव और Q2 की जगह लिखता हूं Ze पॉजिटिव, और नीचे का लिखता हूं R स्क्वायर, नीचे का लिखता हूं R स्क्वायर। जरा इन बातों को जरा समझ लेना, ये बुक में इजीली एक्सप्लेन नहीं होती। अब सुनिएगा, मैं यूं कह सकता हूं E नेगेटिव इज इक्वल टू E पॉजिटिव, सो इसे E कह दो, ये मैं पहले ही पता होना चाहिए। क्यों भाई, इस बात को मानते हैं आप? क्या मतलब, जो नेगेटिव चार्ज है मतलब -1 है, प्लस में भी क्या है, +1 है, तो माइनस प्लस क्या हो गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन है ना, माइनस प्लस, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, वैल्यू तो सेम है ना, तो सिर्फ साइन का फर्क है, तो इसलिए दोनों को E लिखा जा सकता है, दोनों 1 है, दोनों क्या है, 1 है। वो तो चार्जेस तो साइन तो सिर्फ इंडिकेशन होते हैं ना कि ये ऑपोजिट है, तो इसलिए इन दोनों को E लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैं इसे यूं लिख सकता हूं, फोर्स डायरेक्ट विद Z E, ये भी E है, ये भी E है, E का क्या बन गया, स्क्वायर, और नीचे क्या है, R स्क्वायर, Z E स्क्वायर और ओवर R स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब यहां पे ये इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू Z E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, ये वाले इन्हें कहते हैं, ये कूलम्स कांस्टेंट है, जो कूलम लॉ में यूज होते हैं, जो कूलम लॉ में यूज होते हैं। इसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो E है ना, E सा लिखा हुआ, उसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि दो अट्रैक्टिंग स्पीशीज के अंदर कोई चीज नहीं है जो उनकी अट्रैक्शन को कम कर सके, जो उनकी अट्रैक्शन को कम कर सके। जैसे अगर दो अट्रैक्टिंग स्पीशीज है, मसलन मैं कहता हूं यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, अगर यहां पर क्या हो, स्पेस हो या वैक्यूम हो, ठीक है, स्पेस, खला या वैक्यूम हो, तो वैक्यूम को हम लोग
इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ पे कोई चीज रुकावट वाली नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वाला, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये E0 है। अगर यहाँ पे होता है ई प्लास्टिक, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इधर उंगलियों के ऊपर एक मैग्नेट चिपकाएं, एक नीचे चिपकाएं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाती है। थोड़ा सा इधर लेके जाए, यहाँ पे भी चिपक जाएगा, यहाँ पे जाए तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये वाली बाजू है उसकी अपना जो मोटाई इतनी ज्यादा हो गई है कि ये परमिशन नहीं दे रहा कि एक दूसरे को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। तो परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन टू अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कहते हैं उसे, परमिशन टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 8.84। ये हमने वैल्यू याद करनी है 10 raised power 12, 8.84 into 10 raised power -12, और साथ में यूनिट है कूलम स्क्वायर जॉउल पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर जॉउल और पर मीटर। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और पाई की वैल्यू आपको पता है, और 4 आपको पहले पता है, पाई वो 22/7 3.14, वो हमने वैल्यू उधर से लगा लेनी। अब सुनिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पता चल गई और ये भी पता चल गई। तो हम कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन is revolving in orbit, then force of attraction, जिसे हम FC कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल, but opposite in directions. So we can write, हम उन्हें इक्वल राइट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं ऐसे करें, क्योंकि इक्वल चीजें ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम उसे क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमारे पास वो चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी जिसकी हम डिमांड कर रहे थे। अब देखिएगा, अब यहां से आगे इसकी रेडियस की तरफ हमने डेरिवेशन करनी है। सही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो हम लोग उसे कंपेयर तो कर सकते हैं ना। तो सुनिएगा, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि FC सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², क्योंकि ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं ना, जो सेंटर की तरफ खींच रही है, तो इसलिए ये बन गया इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो हमने यहां पे बनाई थी mv² ओवर r, mv² ओवर r। अब एक बात सुन लें, जो मैं डेरिवेशन के दौरान यहाँ पे कट यानी कि ऊपर से कट करूंगा, वो आपने ड्यूरिंग डेरिवेशन नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये r है, ये r के स्क्वायर से, यानी कि ये दो r है और ये एक r है, तो ये एक से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। क्या रहेगा जी, mv²। ओके, अब आपको तो mv² लेना चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ r एक रह गया, एक कट गया, आपको क्या चाहिए, r चाहिए, तो आप r इधर रहने देंगे और बाकी हर चीज इधर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक चीज बन गई, क्या देखिएगा, r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और mv² इधर आ गया और mv² इधर आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक रिलेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन बेस आपको बताना है, वो जरा सुनिएगा। ये वाला रिलेशन रेडियस के लिए दी बेस्ट है अगर सारी वैल्यूज हमें पता चल रहे थे। सुनिए, अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोई गैस है, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है, तो उसका एटॉमिक नंबर पता है, यस। चार्ज है, मिलिगन हाइड्रोपेथिक मेथड में हमें पता हुआ है, पता लग गया। ओके, उसके बाद 4 का पता है, पाई का पता है, एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने लिख दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये भी पता लग गई। m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने E ओवर m वैल्यू से निकाला हुआ है। रह गया कौन, वेलोसिटी।
इसका मतलब है कि दुश्मनी किस किस के दरमियान अभी बाकी है, वेलोसिटी के दरमियान। ये वेलोसिटी अगर पता चल जाती तो क्या दुखता, ठीक है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी पर अब रेडियस डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर रेडियस डिपेंड कर रहा है या रेडियस पर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। मतलब अगर वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाए तो रेडियस हमारे पास टाइम टाइम फिश समझो, ठीक है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एब्सोल्युटली दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं यहां से आपको अगर ये लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ना आर इज इनवर्स विद वी स्क्वायर, क्योंकि बाकी हर चीज तो पता है, बाकी हर चीज तो पता है, जो चीज नहीं पता वो ये है। तो इसका मतलब बाकी हर चीज अगर कांस्टेंट कर दे तो रेडियस वेलोसिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कहते हैं इट इज क्लियर दैट क्या रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to the square of velocity of इलेक्ट्रॉन। यानी कि रेडियस और वेलोसिटी का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। कौन सा रिलेशन है बाबा, इनवर्स। मतलब वेलोसिटी और रेडियस का आपस में इनवर्स है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी कि ये नहीं होता अगर एक रेडियस बड़ा हो तो वेलोसिटी एक कम हो जाएगी, नहीं, एक रेडियस बड़ा होगी तो उससे डबल कम होगी वो, ठीक है। तो अगर मैं यूं कह दूं तो आपको आसान लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ हायर शेल इलेक्ट्रॉन, velocity of higher shell electrons are less than lower shell electrons by square। यानी कि स्क्वायर के साथ कम है, सही है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हायर वालों की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और लोअर वालों की ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि an electron is revolving in fifth shell and other electron is revolving in first shell, in which it have greater velocity and why, तो आप कहेंगे पहले में वेलोसिटी ज्यादा है और आखिरी वाले में कम है। क्यों? आप उधर से कहेंगे वेलोसिटी और रेडियस आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक दूसरे के इनवर्स है, हम जब पांचवें में जाते हैं तो रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी वहां पे कम है। तो ये रिलेशन लिखकर यहाँ पे ये रिलेशन बनाकर आपने उसका जवाब दे देना। इसका मतलब यहाँ पे अब सिर्फ वेलोसिटी का चक्कर रह गया, बाकी तो रहा ही कुछ नहीं है। तो अब हम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, बाय बोहर मॉडल। हमें एक फार्मूला पता है, क्या पता है, देखें हमें ये फार्मूला पता है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, nh ओवर 2 पाई। हमें यहां से क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी इधर रहने दें, बाकी हर चीज उधर चली जाए, ओके चली जाती है। v इधर रहेगा nh ओवर 2 पाई mr, ये इधर आ गया, ये m और r इधर आ गया। अब यहाँ पे v है या v स्क्वायर है, v स्क्वायर है। लेट इस इक्वेशन को हमने कोई नाम दे दिया, लेट इक्वेशन नंबर 2 इसे कह लें, इक्वेशन नंबर 1 इसे कह लें, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ इंडक्शन वाली पहली ये बनी है, दूसरी ये बनी है। अच्छा, हमें यहाँ पे
क्या चाहिए जी, स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करते हो, इसका भी स्क्वायर ले लेते हो, जाहिर बात है स्क्वायर बनाने के लिए इसका भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर ले लेते हो तो यहाँ पे ये फाइनल फॉर्म में बन जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर और आर स्क्वायर। लो आप इसे कह लो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी वैल्यू रखता है, वेलोसिटी की। अब आखिरी का मसला था वेलोसिटी तो हमें फाइंड नहीं हो रही थी, तो वेलोसिटी अब हमें फाइंड हो गई है। अब सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसमें लगानी है और हमें आंसर मिल जाना है रेडियस का। हमें क्या मिल जाना है जी, आंसर मिल जाना है। तो हमने अब इसके आंसर को इधर देखना है कि क्या आता है फाइनल फॉर्म में। देखिएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी है। ठीक है, जो तीसरी इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू निकली है वो हमने किस में लगा देनी है, दूसरे में लगा देनी है। तो हमारा आंसर मुतवक्के जो है हमें वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिएगा ये क्या थी जी, आर जी ई स्क्वायर 4 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये वी स्क्वायर है। ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली हमने, वो लगाने लगा हूं मैं, क्या है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। सही है, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनिएगा, ये वाला इस तरह आया डबल डिवाइड में। आपको पता है जो डबल डिवाइड में होता है वो वाला हिस्सा किधर चला जाता होता है, वो ऊपर चला जाता होता है। ठीक है, तो मैं इसे सही करके लिखने लगा हूं, तो इसका मतलब मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं जी स्क्वायर, साथ में ये 4 आएगा, पाई आएगा, एम स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये नीचे रह जाएंगे, बाकी सारा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा अब सुनिए, जो कॉमन है वो कट जाना है, लेकिन आपने ऊपर निशान नहीं लगाने जैसे मैं लगा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए लगा। देखिए ये 4 4 से गया, पाई पाई से गया, एम के स्क्वायर से गया, बाकी कोई चीज कटने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप असूली तौर पे देखें, अगर आप असूली तौर पे देखें तो एक चीज और भी कट सकती है, वो क्या है, वो रेडियस है। ठीक है, वो क्या है जी, वो रेडियस है। कैसे, देखिएगा यहाँ आर का स्क्वायर है और यहाँ पे अकेला आर है, तो आर का स्क्वायर आर से गया, ये डबल डिवाइड में मैं सारा ऊपर लिख दिया, ऊपर जो कॉमन चीजें थी वो हमने इधर लिख ली। इसका मतलब है यहाँ पे बचेगा 1, आर से भी कट गया, यहाँ बचेगा 1, इधर क्या बचा, जी ई स्क्वायर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एम बचा और आर बचा, एम बचा और आर बचा, देन 4 गया, पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, एन का स्केल बचा और एच का स्केल बच गया। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या चाहिए था, आर। अब सारी चीजें उधर चली जाएंगी और आर इधर आ जाएगा। तो सुनिएगा, आर इज इक्वल टू अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, एन क्या एच किया, तो ये बना दी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर नीचे क्या आया, जी ई स्क्वायर, और साथ में क्या है जी, एम, साथ में क्या है जी, एम। ठीक है जी, तो जी ई स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, एम आ गया। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है हमसे, वो क्या हुई है, यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, ये पाई का स्क्वायर है ना यहाँ से,
पाई का स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे पाई रह जाएगा, तो इसका मतलब है ऊपर यहाँ पर पाई भी मौजूद है, और जब वो डबल डिवाइड में आएगा तो पाई यहाँ पे साथ आएगा। अब ठीक है, ठीक है, अब ये पाई भी साथ में आएगा। क्लियर हो गया? लो खवातीनो हज़रात, यहां पर हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ गई है किसकी? रेडियस की। ये किसकी फॉर्म आ गई है जी? रेडियस की फाइनल फॉर्म आ गई। अब इस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनें अप्लाई करनी है। अब इसको हमने समराइज करना है, ठीक है? इसको हम समराइज कैसे करते हैं ताकि हम लोग इसकी कंक्लूजन वैल्यू निकाल सकें? देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एच है, ई है, एम है, पाई है, ये सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। जो वैल्यूज हमें पहले पता होती है हम उसे एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है? कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है? एप्सिलॉन नॉट पता है, एच स्क्वायर पता है, और ई की वैल्यू हमें पता है, एम पता है और पाई पता है। अब रह क्या गए हुजूरे वाला? रह हमारे पास ये गया, एन का स्क्वायर रह गया और अकेला क्या रह गया? जी रह गया। एन का स्क्वायर रह गया और क्या रह गया जी? जी रह गया। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग एक बात और देखें कि ये जो एप्सिलॉन नॉट एच है, ई है, ये सारे कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट्स को जब हम लोग सॉल्व करें तो आंसर भी तो कांस्टेंट आना है ना, तो इसकी वैल्यूज पुट की मैंने। जब वैल्यूज पुट की तो इसका आंसर आया हुजूरे वाला 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करने की मजीद कोशिश की तो 10⁻⁵ मीटर आपको पता है किसके बराबर होता है? एंगस्टन के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने यू लिखा कि ये बन गया 0.529 ए नॉट एंगस्टन। ठीक है, साथ में ये वैसे का वैसे ही एन स्क्वायर ओवर जी, इधर भी क्या है? एन स्क्वायर ओवर जी। ठीक है जी, ये मीटर में वैल्यू है और ये किसमें वैल्यू है? हमारे पास एंगस्टन में वैल्यू। अब सारा कुछ ही तो ये हमने कांस्टेंट कर दिया। क्या मैं यहां से कह सकता हूं, मैं यहां से ये एक बार लिखने लगा हूं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां से किसके? स्केल ऑफ शेल नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के इनवर्स है। एटॉमिक नंबर के ये क्या हो गया? इनवर्स, यानी कि यहां पे मैं यूं लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि r इज डायरेक्ट विद n स्क्वायर एंड r इज इनवर्स विद z। r इज इनवर्स विद z। ठीक है, यहां से डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजंस है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। मिसाल के तौर पे अब देखो, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? शेल पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से एक दो बातें इसमें ऐड कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, वाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ हीलियम। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है बोथ आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
यानी कि हमने स्टैंड कर दिया ना He+1 कर दिया, +1 का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है शेल बताओ कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, हीलियम का फिर भी छोटा है। तो देखिएगा हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या है 1 और हीलियम में एटॉमिक नंबर क्या है 2। तो रीजन क्या बनी, यहाँ पे आंसर आपने क्या मेंशन करना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका लेस रेडियस, जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो उसका मोर रेडियस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर के रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही अगर आपने जस्टिफाई भी करना हो कि आप जस्टिफाई करें कि इसकी वैल्यू पुट करके लगाएं तो वो लगाएं, तो यहाँ पे सिर्फ आपने हाइड्रोजन हो तो 1 लगा देना है, हीलियम हो तो 2 लगा देना है। एन हमेशा 1 ही होता है, इनका एन क्या होता है 1 ही होगा, क्योंकि एन 1 का मतलब है क्यों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें पहला शेल ही होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें पहला शेल ही होता है। तो पहले शेल में n1 होगा, n की टेंशन नहीं लेनी, n1 होगा 1 का स्क्वायर, इसका मतलब एक में 0.529 आएगी और एक में 0.529 का हाफ आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा। ठीक है, लो भाई ये तो बात थी इसके लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं इस फार्मूले के जरिए, बाय दिस फार्मूला we can calculate radius of any electron present in a shell of any atom। किसी भी एटम के किसी भी शेल में मौजूद आप इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन के दूसरे शेल में बताओ, तो हाइड्रोजन की जगह Z1 आएगा और दूसरा शेल का मतलब N का मतलब क्या आएगा 2 आएगा, N का मतलब क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि N का मतलब होता है 1 2 3 और सो ऑन, यानी कि ये किसको बताता है, ये शेल नंबर को बताता है, और शेल नंबर क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो ये n 1 2 3 4 5 की रेशियो है, अपना सेट है, वो हमें यहां से पता चलता है। अब यहाँ पे जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, वो आके फ्लॉप हो गया, उसने हर बात किस पे आके खत्म की है, फॉर हाइड्रोजन एटम पे। क्यों, उसकी डिस्कशन सारी की सारी यूनी इलेक्ट्रॉनिक मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर थी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब हो दूसरा हो तो उसने उसकी बात नहीं की, एक इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाता है या हायर से लोअर में आता है, उसने सिर्फ यही बात की। तो बोहर ने कहा कि ये बात तो आप कह रहे हो ना कि किसी भी एटम के लिए, ये एनी एटम, लेकिन उसने कहा कि एनी एटम नहीं, मेरी जो डेरिवेशन है मेरे मुताबिक जो सर्कुलर ऑर्बिट बनाया वो सिर्फ आप किसके लिए लगा सकते हो, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं, बस हाइड्रोजन के लिए जी क्या होता है 1 होता है, जी क्या होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ पे बड़े सुकून से लिख सकता हूँ कि आर की वैल्यू फिर क्या बनी 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट। नीचे जो ओवर जी था वो टाइम टाइम फिश हो गया, वजह हाइड्रोजन में जी क्या होता है 1 होता है, हाइड्रोजन में जी क्या होता है 1 होता है। ठीक हो गया, अब सुनिएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन में याद रखें हर एटम में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इनफिनिट होते हैं। ठीक है, उसका सेट n 1 2 3 4 5 6 से इनफिनिट तक जाते हैं। अब हाइड्रोजन का रेडियस अगर हमें निकालना है nth, अब n अभी मैं बता के हटाऊं, n क्या है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, मतलब मैं यूं कहूं कि आप भाई वैल्यू निकालो फर्स्ट शेल के लिए, फिर सेकंड शेल के लिए, फिर थर्ड शेल के लिए, फिर फोर्थ शेल के लिए, ऐसे ही सो ऑन चलते जाओ। तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल में n क्या होता है 1, इसमें n क्या होता है 2, इसमें n क्या होता है 3 और फोर्थ में n क्या होता है 4। ओके, बिल्कुल ठीक। यहां पे जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी 0.529 1 का स्क्वायर
0.529 2 का स्क्वायर, 0.529 3 का स्क्वायर, 0.529 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मसले मसाइल आपको समझ आने शुरू होंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 2 का स्क्वायर 2 4 हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे लिखना चाहूं लिखूं तो फिर हमें सही पता चलेगा। पहली वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रम। अब जो दूसरी वैल्यू है वो है 2.11, वो कितनी है 2.11 एंगस्ट्रम है। तीसरी वैल्यू है 4.75 एंगस्ट्रम और लास्ट जो मतलब चौथी मैंने निकाली है वो है 8.4 एंगस्ट्रम, 8.4। अब यहाँ पे एक चीज लास्ट पे समझनी है ताकि इस टॉपिक को हम क्लोज करें, जाके हमें ये बातें जो है ना वो क्लियरिफाई हो जाए। तो सुनिएगा, जरा बात समझनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले से दूसरे में आया तो कितने गुना बढ़ा है, 4 टाइम बढ़ा है। क्यों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जब पहले में से तीसरे शेल में आया है, ठीक है, तो कितने गुना इजाफा हुआ है 9 टाइम। जब पहले से चौथे में आया तो कितने गुना इजाफा हुआ है 16 टाइम। तो ये इजाफा रेगुलर नहीं है। मसलन देखो, पहले और दूसरे में फासला कितने का 4 का, पहले और इसमें फासला 8 का हो जाता है, 4 का डबल हो जाता है, लेकिन 8 से ज्यादा है 9 का, ठीक है। पहले और तीसरे में 4 का 3 गुना 12 हो जाता है, लेकिन 12 से भी ज्यादा है 16 है। इसका मतलब है कि पहले में इंक्रीज कम आती है, दूसरे में इंक्रीज ज्यादा आती है क्योंकि 9 टाइम आती है। पहले में इंक्रीज, पहले से दूसरे शेल में जब इंक्रीज आती है तो वो कितने गुना आती है 4 टाइम। दूसरे में ज्यादा बनती है, ठीक है, वो 4 से ज्यादा बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब हम बाहर जाते हैं रेडियस के, अपना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो उनका रेडियस का जो डिफरेंस है, जो दो शेल्स का डिस्टेंस है, वो क्या होता है इंक्रीज करता है। वो क्या करता है इंक्रीज करता है। ऐसे ये सारी वैल्यूज अगर हम निकालें तो मैं यूं कहूंगा, हेंस it is justified that क्या the distance gaps between shells moving from lower to higher orbits increases gradually। डिस्टेंस गैप्स क्या होते हैं, वो रफ्तार रफ्तार क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली। क्या मतलब कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, ये ऐसे है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ठीक हो गया ना। मतलब ये जो पहला डिस्टेंस है ये कम है, दूसरे दो शेल्स के दरमियान जो फासला है, जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तीसरे के दरमियान और ज्यादा है। जैसे मैं ऐसे अंदाजा लगाऊंगा तो ये 4 टाइम बढ़ा है और ये कितने टाइम बढ़ा है 9 टाइम। पहले में 4 गुना, दूसरे में 4 से 9 पे आया यानी कि 5 गुना, फिर तीसरे में 16 गुना यानी कि 9 से 16 यानी कि इसमें अपना 7 डिजिट्स का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो पहले में 4 का इजाफा हो रहा है, दूसरे में 5 का इजाफा हो रहा है, तीसरे में 16। तो इस तरह आप इसको सिंपली वैल्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आप, जैसे मैं वैल्यूज लगाता हूं कैलकुलेट आपने कर लेंगे। इधर वैल्यूज कैसे लगानी है, R2 रेडियस की वैल्यू निकाली हुई है, जैसे 2.11 आप लगाएंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.529 की शॉर्ट क्वेश्चन दिया आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। ऐसे ही इधर 4.75 माइनस 2.11, ऐसे ही इधर 8.4 माइनस जो है वो 4.75। तो देखो खुद ही ये 2.1 से 0.5 माइनस किया है, थोड़ी वैल्यू आएगी, 4 से 2 माइनस किया यहाँ पे 2 के करीब आएगी, यहाँ पे 1.5 के करीब आएगी, 8 से 4 किया तो यहाँ 4 के करीब आएगी। तो हम लोग कहते हैं सेंस जस्टिफाइड, ठीक है। तो हमारे पास जस्टिफिकेशन इसकी यहां से निकल आती है।
कंक्लूजन हमने निकाल लिया। तो अगर मैं इसकी फाइनल डायग्राम बनाऊंगी, अगर कहा जाए कि रेडियस की डायग्राम बनाए, तो रेडियस की डायग्राम पता कैसे बनती है, तो वो भी सुन लें। इसका मतलब है पहले दो शेल्स के दरमियान फासला कम बनाना है, अगले दो शेल्स के दरमियान फासला उससे भी ज्यादा बनाना है, और अगले के दरमियान और भी ज्यादा बनाना है। तो रेडियस डायग्राम फाइनल पे देख लें जरा। देखिए पहला अगर ये शेल है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। क्या मतलब, सुने, पहले का ये वाला ये R1, दूसरा है ये R2, तीसरा है ये R3 और चौथा है ये R4, ये रेडियस। लेकिन अगर आप जरा गौर करें तो पहले दो के दरमियान फासला ये देखिए ये कम है, फिर दूसरे दो के दरमियान फासला ज्यादा है, फिर तीसरे दो के दरमियान फासला और ज्यादा है। क्या मतलब, देखिएगा यहां पे मैं लिखता हूं, इसका मतलब है यहां पे R2 माइनस R1, ये R3 माइनस R2, ये R4 माइनस R3। अगर आप इसे वेरीफाई करके देखते हैं तो ये फासला कम, ये ज्यादा और ये और ज्यादा। ठीक है, तो पहले दो के दरमियान पास पास है, अगला जरा दूर है, अगला जरा और दूर है। इनके दरमियान डिस्टेंस गैप्स जो है वो भी डिफरेंट है और बाहर के जाते हुए इंक्रीज करते हैं। वजह एक ही है कि फार्मूले में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ इंक्रीज करता है, सिर्फ इंक्रीज नहीं करता। अगर सिर्फ इंक्रीज करता तो रेगुलर इंक्रीज होने की, स्क्वायर के साथ 2 का 4, 4 का 16 यानी कि 16, वो बहुत ज्यादा जो है वो अपना इंक्रीज करता है। ठीक है, स्क्वायर के साथ इंक्रीज करता है, इस वजह से डिस्टेंस गैप से भी क्या करेंगे, इंक्रीज। तो यहां तक हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड इनफिनाइट तक जाता है। सही है, तो इस तरह उसकी वैल्यूज निकालनी, वैल्यूज लगा के आपने डिफरेंस निकालना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस गैप्स गोज ऑन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू टॉप, हायर लोअर से हायर में जाते हैं तो डिस्टेंस गैप क्यों इंक्रीज करते हैं, तो आपने ये डेरिवेशन करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाई द रेडियस ऑफ हीलियम इज लेस देन हाइड्रोजन, तो फिर आप रीजन लिखेंगे कि रेडियस और अपना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसकी मैं वैसे एक रीजन बता देता हूं कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उतना प्लस का चार्ज न्यूक्लियस पे ज्यादा होता है, जितना प्लस का चार्ज ज्यादा होगा उतनी वो जोर से खींचेगा, उतनी वो ताकत से खींचेगा। जैसे मैं अगर बनाऊं ना, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसे 1 प्लस खींच रहा है, लेकिन हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसे कितने प्लस खींच रहे हैं, 2 प्लस खींच रहे हैं। तो यहाँ पे 1 टाइम पावर है, लेकिन यहाँ पे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन अपना पॉजिटिव है, 2, तो इसीलिए ज्यादा ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater will be the attraction of nucleus या hold of nucleus on electron, hence more closer will be the electron। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन करीब आ गए hence smaller will be the radius, इस वजह से उसका रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, तो ये था रेडियस, उसकी डेरिवेशन, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप हजरात को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग लाजमी इसके बारे में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैर।